चर्चा के केंद्र में पिछले कुछ दिनों से भारत का शिक्षा मंत्रालय है। तो इन सारे सवालों के जवाब आज हम खुद शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी से जान लेते हैं, जो हमारे साथ खुद ही हैं। जेईई और नीट एग्जाम्स को लेकर इतना विरोध हुआ, छात्रों ने विरोध हुआ, क्या आंदोलन हुए, सोशल मीडिया पर इसके लिए हैशटैग्स चले, लेकिन सरकार क्यों अब हुआ कि साहब फाइनल परीक्षा नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? फाइनल परीक्षा नहीं होगी जो दोबारा करा जाएगा वो फिर भविष्य में उस पर ऐसा ठप्पा लगेगा कि वो कोरोना काल की डिग्री है, ये बिना एग्ज़ाम की डिग्री है। अब जेईई और नीट एक वर्ष क्यों खराब करें हम बच्चों को? आखिर क्यों? ये परिस्थितियाँ तो बहुत लंबी चलेंगी। हाँ, कुछ लोग उसको लेकर के राजनीति करने की कोशिश की। हम लोगों ने उनसे भी अनुरोध किया। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी गए और एक बार गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। दोबारा फिर रिव्यू में गए और सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कहा कि ये बात ठीक है कि ये संकट का काल है, समय है, लेकिन ज़िंदगी ठहर तो नहीं जाएगी। एक घटना ऐसी हुई जिसमें एक जो रिपोर्ट हमारे पास आई, बिहार के ही एक छात्र हैं संतोष कुमार, 24 घंटे का सफ़र करके परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, पर 10 मिनट लेट पहुंचे। ऐसे छात्रों का भविष्य क्या होगा? और ख़ासतौर से ये देखिए बात हुई कि इस जो परीक्षाएं हुई नीट और जेईई की, इसमें इस एक तबके का सिर्फ ध्यान रखा गया, और जो कुछ राज्य हैं जैसे बिहार और असम, उनके बच्चों का ध्यान नहीं रखा। नहीं, गलत है। ये बिल्कुल सिरे से खारिज कर रहा हूँ मैं आपकी इस बात को। इतना ध्यान रखा गया और ये राज्यों का काम था। पिछले राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मैं निरंतर निवेदन कर रहा था। बच्चे तो उन्हीं के राज्यों के हैं। तो उदाहरण के लिए छुट-फुट कोई हो सकता है, लेकिन 99% 99.99% पूरे देश के अंदर अच्छा है। लेकिन शिक्षा मंत्रालय के जो आंकड़े हैं उसी के हिसाब से 8,58,000 छात्र थे जिन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, इसके लगभग बराबर थे। लेकिन सिर्फ 6.5 लाख के करीब आए परीक्षा देने, तो इसमें 2 लाख के करीब का गैप आता है। उन बच्चों का क्या होगा? संतोष कुमार जैसे छात्र का क्या होगा? ये आपको समझना पड़ेगा कि जिन्होंने उस समय किया होगा, निवेदन किया होगा, उसके और इसके बीच में राज्यों की बहुत सारी संयुक्त परीक्षाएँ हुई जहाँ बच्चा निकल गया। तो बच्चा जो पढ़ रहा था, उसमें देनी ही देनी थी परीक्षाएँ। और जिस घटना की आप बात कर रहे हैं, यदि पीछे के समय जाएँ तो उससे ज़्यादा ही घटनाएँ हुई होंगी ऐसी परिस्थितियाँ। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि परीक्षाएं जल्दी कराने से प्राइवेट प्लेयर्स को इससे फ़ायदा पहुंचा है। तो मुझे मालूम नहीं कि कौन क्या सोच रहा है। मैं तो सिर्फ़ ये सोचता हूँ, मैं अपने बच्चे को देखता हूँ, मैं अपने देश को देखता हूँ, उसका भविष्य देखता हूँ। और उनको ये जवाब मिला, जो 90% बच्चे बैठे और जिन्होंने परीक्षा दी। बात कर लेते हैं अब शिक्षा नीति की। कई लोग ये कह रहे हैं कि नई शिक्षा नीति से शिक्षा का भारतीयकरण होगा, डीकोलोनाइजेशन होगा। पर फिर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इससे शिक्षा का आरएसएसीकरण होगा? क्या आरएसएस का एजेंडा इसके बहाने लागू किया जा रहा है? कहाँ पर लागू है वो बताइए? ये भारत है, मैंने अभी कहा ना, ये नेशनल भी होगी, इंटरनेशनल भी होगी। ये इम्पैक्टफुल भी होगी और ये इंक्लूसिव भी होगी। तो उसको यदि कम समझ में आ रहा होगा किसी को, तो उसको दोबारा पढ़ना चाहिए, मेरे सुझाव होगा। ये शिक्षा नीति निश्चित रूप में भारत केंद्रित होगी, है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय फलक पर उसके शिखर पर पहुंचने वाली नीति है। लेकिन फिर इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात क्यों नहीं हुई? आज भी देश में ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चे टिन की छत के नीचे पढ़ते हैं या पेड़ों के नीचे पढ़ते हैं। उसमें कई बीजेपी शासित राज्य भी हैं। अपने अपने राज्यों में उनको भी चिंता है, लेकिन आप पीछे के समय से देखेंगे और आज के समय में देखेंगे तो जमीन आसमान का अंतर आपको नजर आएगा। तो इसलिए राज्य और केंद्र मिलकर के यदि कहीं भी कोई खाई है, उनको तेजी से काटें। ये शिक्षा नीति है। एक विवाद इससे जुड़ा ये भी हो रहा है कि राज्य ये कह रहे हैं कि उन पर हिंदी थोपी जा रही है। किस राज्य ने बोला? मेरे सामने तो आप पहली हैं जो आप ऐसा बोल रहे हो। हाँ, ज़रूर कुछ लोगों का पहले था कि नहीं, भाषा को थोपा नहीं जाना चाहिए। हमने थोपा ही नहीं। अपनी मातृ जो प्रारंभिक शिक्षा है, उसकी मातृभाषा में हो और ऊपर तक जहाँ तक जो राज्य लेकर के जाना चाहता है वो लेकर जाए। हाँ, इसलिए हम 22 भारतीय भाषाओं को और सशक्त करने के पक्षधर हमेशा रहे हैं। तो
किसी ने भी ऐसा कोई विरोध करना, कौन नहीं चाहेगा कि उसकी प्रदेश की भाषा जिंदी रहे। माँ बाप ही चाहते हैं उनके बच्चे बिल्कुल छोटे हों तब से अंग्रेज़ी बोलें, तो बहुत सारे माँ बाप ये नहीं चाहते होंगे शायद कि उनके बच्चे अंग्रेज़ी शुरू से ना पढ़ें। वो आप लोगों ने, हम लोगों ने एक परिवेश बना दिया ना, ऐसा माहौल बना दिया कि अंग्रेजी के बिना, अंग्रेजी का तो कहीं विरोध है ही नहीं। तो ये जो बोल रहे हैं, जरा दुनिया को देख करके बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ग्लोबल सिटीजन बनेंगे क्या बच्चे? क्यों नहीं बनेंगे? किसने कह दिया कैसे कि भाषा? बनेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, कौन रोक रहा है आपको? 2-3 भाषाओं में मत रोको, उसको खुला मैदान दिया है, पूरी दुनिया की भाषाओं को सीखो ना। एक विवाद ये भी हो रहा है कि कहा जा रहा है कि नई शिक्षा की नीति के ज़रिए शिक्षा का जो कंट्रोल है वो केंद्र सरकार अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रही है, जबकि शिक्षा फेडरल गवर्नमेंट का एक पार्ट होना चाहिए। यदि वो उच्चतर शिक्षा आयोग बनाया है, तो वो तो हमने अपनी AICTE है, हमारा UGC है, हमारे एक शैक्षणिक अलग आयोग है, उन सबको इकट्ठा करके हम एक अम्ब्रेला के नीचे ला रहे हैं। आपको दिक्कत? लेकिन हमने इस नई शिक्षा नीति पर पूरी दुनिया की किसी भी नीति पर दुनिया का सबसे बड़ा परामर्श हुआ है, तो कोई कह ही नहीं सकता कि उनको नहीं पूछा या उनके सुझाव नहीं है या ये राज्यों की कोई सहभागिता नहीं है। नई शिक्षा नीति में बहुत सारी बातें की गई है, जैसे न्यूट्रिशन की, स्टूडेंट सेफ्टी वेलबींग की, यूनिवर्सल एक्सेस की, शिक्षकों की संख्या बढ़ाना, क्वालिटी एजुकेशन, ये सब क्या 6% GDP का जो एलोकेशन है शिक्षा के लिए उसमें पूरा हो जाएगा? देखिए, ये राज्य और केंद्र मिल करके करेंगे, और अभी तो विभिन्न राज्यों का काफ़ी भी है, तो केंद्र और जब राज्य मिल करके करेंगे तो अपने आप ही उठेगा। ओवरऑल वेलबींग की बात हो रही है छात्रों के, लेकिन उनके इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसका अधिकार कैसे मिलेगा, इसको बढ़ोतरी कैसे मिलेगी, बढ़ावा, इसके बारे में क्या है? नई पूरा शिक्षा मैदान नीति तो खाली दे दिया उनको। उससे ज़्यादा क्या फ्रीडम चाहिए? आप किसी भी विषय को ले सकते हैं। में। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्या, उसको कैसे बढ़ावा नहीं दिया नहीं, आप जाएगा? छात्र से कॉलेजेस, क्या, आप यूनिवर्सिटी, छात्र से क्या अपेक्षा करें? आप छात्र से क्या अपेक्षा करें? अच्छा पढ़े ना, अच्छा शोध करे ना। लेकिन वो नहीं नहीं, एक्सप्रेस भी सुनिए, अच्छे से करे। हाँ वो अच्छा करे ना। यदि वो शोध और अनुसंधान करे तो दुनिया को बताए कि मैं ये अनुसंधान कर रहा हूँ, और ये दुनिया के लोगों को, उसके लिए तो ये सब कुछ हो रहा है कि वो पढ़ें और बताएं और दिखाएं। वो भाषण न दें, वो भाषण न दें, करें, तो काम क्या करें। भाषण का अधिकार उनको नहीं नहीं नहीं, मिलेगा? छोड़िए, भाषण की बात नहीं करो, मतलब विषय पर आप वहाँ मत लेकर के जाइए इस बात को। आप उसको लेकर, जहाँ तक शिक्षा की बात आप कर रहे हैं, क्यों नहीं देते? हम तो प्रतियोगिता कराते हैं भाषणों की अपने बच्चों को। चलिए, अब सबसे बड़ा जो सवाल लोगों का है स्कूलों को लेकर, बहुत फिक्र हो रही है, उस पर जान लेते हैं कि क्या तैयारी हो रही है स्कूलों को खोलने की। मुझे लगता है कि स्वाभाविक ही है, और जो बच्चा है, जैसे मैंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता बच्चे की सुरक्षा। लेकिन जब इन 25 करोड़ बच्चों को स्कूल में ले आना हाँ, होगा, तो अभी क्या तैयार है अभी भारत का शिक्षा मंत्रालय? देखिए, जैसी जैसी स्थितियाँ होंगी वैसी वैसी स्थितियों में हम लोग निर्णय ले भी रहे हैं। जैसे जैसे परिस्थितियाँ हैं, हमारा गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, इन दोनों की मदद से हम लोग धीरे धीरे करके जैसे जैसी स्थितियाँ सामान्य होंगी वैसे वैसे निर्णय लेगी गवर्नमेंट। लेकिन चीन जैसे देश में, जहां 8 महीने पहले वुहान में शुरू हुआ, वहां लाखों छात्रों को वो स्कूल वापस ले आए, तो फिर हमारे देश में ये भारत में कब मुमकिन हो पाएगा? बताएं ना कि हम बच्चे की सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी कोई डेट नहीं सोच रही और है सरकार? बताए कि जैसे जैसे स्थिति, अभी देखें हम परीक्षाओं से निकल गए हैं। हमने जो लोग ये कहते थे हो ही नहीं सकता है, उन्होंने देखा ना, हमने किया है। और अभी हम बच्चा घर पर ऐसा नहीं कि बैठा हुआ, उसको पढ़ा रहे हैं हम, तो हमने बच्चे को बिल्कुल पकड़ा हुआ है। और जैसे स्थितियाँ सामान्य होंगी और वैसे अगर निर्णय। स्थिति इस साल सामान्य नहीं हुई तो क्या ये अश्योरेंस दिया जाएगा कि बच्चे का साल बर्बाद नहीं होगा और पढ़ाई नहीं, पूरी बच्चे का होगी? साल तो हम बर्बाद कर ही नहीं रहे। हमने तो ताकत के साथ किया ना, प्रमाण भी दिए कि हम बच्चे का भविष्य को प्राथमिकता देते हैं और उसकी सुरक्षा को। उसका साल हमने बर्बाद कहाँ होने दिया।